पहाड़ी औरतें नई उम्र के लड़कों के साथ जो काम करती हैं उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मेरे 14 साल के होते ही अचानक से मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। मैं तो यहाँ अपने पापा के पास घूमने के लिए आया था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आकर हालात ऐसे बन जाएंगे कि मुझे खाने को रोटी तक नहीं मिलेगी। और उसी दौरान मेरी मुलाकात पहाड़ी औरत से हुई जिसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि आखिर 14 साल की उम्र के लड़के के साथ इसे ऐसा क्या काम करना है जिसके बदले में ये मुझे ये सब दे रही है। मजबूरी में मुझे उसकी बात माननी पड़ी। फिर उस औरत ने जो कुछ मेरे साथ किया उसे जानकर तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। मेरा नाम मनीष है। मैं बिहार के एक कस्बे का रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे बड़ा भाई हैं। मेरे पिता कारपेंटर हैं जो कि भूटान के पास एक छोटे से पहाड़ी गांव में काम करते हैं। उन्हीं की कमाई के जरिए हमारे घर का खर्चा चलता है। हालांकि उनके घर से दूर रहने की वजह से मेरा बड़ा भाई नशेड़ी बन चुका है। मेरी बहन अभी इंटर में पढ़ रही है और मैं 8वीं क्लास के पेपर दिए थे। पेपर देकर मैं खाली हुआ। मेरी 1.5 महीने की छुट्टी थी। हम जिस कस्बे में रहते थे वहाँ पर तो वैसे भी स्कूल में कम ही लोग जाया करते थे। कहने को छुट्टी 1.5 महीने की होती थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं अभी स्कूल तो 2-2.5 महीने के बाद ही जाऊंगा। मैंने माँ से कहा कि मैं अपने पापा के पास जाकर अपनी छुट्टियां गुजारना चाहता हूँ। हालांकि मैं छोटा था लेकिन बड़ी कम उम्र से घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी थी, तो माँ ने ज़्यादा चिंता नहीं की और मुझे अकेले गाड़ी में बिठा दिया। मेरा सफ़र बहुत अच्छे से गुजरा। इस दौरान माँ ने मेरे पापा को चिट्ठी लिख दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि मनीष तुमसे मिलने तुम्हारे पास आ रहा है। मेरे पापा मुझे स्टेशन पर मिल गए। मेरे लिए तरह तरह की चीज़ें लेकर आई थी क्योंकि आज मेरा जन्मदिन भी था। पापा ने मुझे गले से लगाकर बहुत प्यार किया और कहा कि मनीष, आज तुम पूरे 14 साल के हो गए हो। उसके बाद हम दोनों एक जिप्सी से पापा के घर की तरफ चलने लगे। जिप्सी पापा किराए पर लेकर आए थे। उसके अंदर कोई पहाड़ी गीत बज रहा था और हम दोनों बाप बेटे बड़ी मस्ती से एक दूसरे से बातें करते हुए सफ़र का मज़ा ले रहे थे। अचानक से हमारे साथ एक हादसा पेश आया। हमारी जिप्सी का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में जिप्सी कार ड्राइवर वहीं मर गया। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी थी क्योंकि मैं गाड़ी के पहले झटके में ही गाड़ी से उछलकर नर्म मुलायम घास के ऊपर गिर गया था। लेकिन मेरे पापा बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। हॉस्पिटल में मैं गुमसुम सा खड़ा था। तभी पापा के दोस्त लोग आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली दी और कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हालांकि हैसियत में मेरे पापा के दोस्त भी ऐसे नहीं थे जिन्हें देखकर लगता कि वो बहुत पैसे वाले हैं। वो भी एक गरीब किस्म के आदमी थे जो कि बिहार से यहाँ पर काम करने के लिए आए थे। तभी डॉक्टर भी वहाँ पर आ गए। उसने जो बात बताई उसे सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं यहाँ पहाड़ पर अपनी छुट्टियाँ बिताने और घूमने और मज़े करने के लिए आया था। मैं कुछ वक्त अपने पापा के साथ यहाँ गुजारना चाहता था। अपनी माँ से बड़ी जिद करके इतने पैसों का इंतज़ाम किया था कि किस तरह अपने पापा के पास भूटान के इस गांव तक आ जाऊं। पर यहाँ आकर तो मेरे ऊपर मुसीबत का ऐसा पहाड़ टूटा है जिसकी कोई ठिकाना ही नहीं। पापा को देखकर मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। उनका पूरा जिस्म पट्टियों में लिपटा हुआ था। डॉक्टर कह रहा था कि उनके हाथों और पैरों की हड्डियां टूट गई हैं। कम से कम 3 महीने तो लगेंगे। पापा के दोस्त ने तुरंत उस कंपनी को फ़ोन किया जहां पर वो दोनों काम करते थे, ताकि उनकी कंपनी बुरे वक्त में मेरे पापा की मदद कर सके। लेकिन कंपनी के मालिक ने ये बात सुनकर उनसे साफ साफ कह दिया कि हम कोई भी खर्चा नहीं उठाएंगे और अब 6 महीने तक हमारे पास उनके लिए कोई काम नहीं है। हमने उनकी जगह किसी और को रख लिया है। कुछ दिन के बाद जब पापा होश में आए तब उन्हें ये बात पता चली तो बुरी तरह से रोने लगे क्योंकि पापा के ऊपर पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी थी। इस वजह से पापा यहाँ भूटान के पहाड़ी गाँवों में काम करने के लिए आए थे। यहाँ आकर पापा दिन रात पूरी लगन से काम करते थे जिसकी वजह से हम लोग घर में सुकून की ज़िंदगी गुजार पाते थे। लेकिन अब तो पापा का काम ही चला गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये बाकी का टाइम कैसे कटेगा और यही सोचकर पापा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी कि अब आगे क्या होगा।
पापा को इतना परेशान देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि मैं यहाँ पर आने की अगर जिद नहीं करता तो ना ही पापा मुझे उस गाड़ी से लेने आते और ना ही हमारा एक्सीडेंट होता। मेरी नज़र में तो पापा की हालत का जिम्मेदार मैं खुद ही था। अस्पताल वालों ने 1 हफ्ते में पापा को छुट्टी दे दी थी। फिर मैं पापा के साथ उनके छोटे से घर में वापस आ गया। ये घर लकड़ी की झोपड़ी के जैसा था और पापा मुझसे कहने लगे कि अब हमें अपने गांव वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इस हालत में तो मैं यहाँ पर रह भी नहीं सकता। मैं तो किसी भी काम को करने के काबिल ही नहीं रहा और जब कंपनी मेरा खर्चा उठाने से मना कर चुकी है तो अब यहाँ रहना किस काम का। जो पैसा मैंने जमा किया हुआ है वो भी यहाँ रहे तो धीरे धीरे सारा खर्च हो जाएगा। इससे बेहतर है कि हम दोनों घर चलते हैं। लेकिन ये सुनकर तो मैं और परेशान हो गया कि मुझे पता था घर का हालत क्या है। बड़ा भाई पूरी तरह से नशे का आदी बन चुका है और घर की सारी जिम्मेदारी पापा के ऊपर थी और पापा को इस हाल में देखकर घर में माँ और बहन दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। मैंने पापा को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तब हम घर वापस जाने का सोचेंगे। उस वक्त तो पापा को टिकट लेने के काबिल भी नहीं थे और मैं इतना बड़ा भी नहीं था कि ये सब काम अकेले कर सकूं। लेकिन मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ कोई काम ढूंढ लूँगा और जब तक पापा सही नहीं होते मैं अपने पापा के साथ रहकर उनकी जिम्मेदारी उठा लूँगा। लेकिन सारी परेशानी ये थी कि मुझे कोई काम आता नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि इस गांव में क्या काम होता है जो मैं कर सकूं। इस छोटे से पहाड़ी गांव में 14 साल के छोटे बच्चों को काम पर रखने के लिए कोई राजी भी तो नहीं था, क्योंकि यहाँ के कानून के हिसाब से 14 साल के बच्चे को काम पर रखने पर कारखाने के मालिक पर सख्त सज़ा हो जानी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे लिए यहाँ काम ढूंढना नामुमकिन था, जबकि पापा कमरे में अकेले रहकर खुद को बीमार महसूस कर रहे थे। पापा को शाम में घर से बाहर ले आया ताकि पास के गार्डन में ले जाकर घुमाया जाए। वहाँ जब पापा बैठे हुए बच्चों को खेलता देख रहे थे तभी मेरी नज़र एक पहाड़ी औरत पर पड़ी। वो थोड़ी दूर पर बैठी थी और उसकी नज़रें मुझ पर बनी हुई थी। कुछ ही देर में पापा के दोस्त आ गए और पापा उनसे बात करने लगे। तभी उस औरत ने मुझे इशारा किया और अपने पास बुलाया। मैं तुरंत उसके पास चला गया। वो बहुत ही खूबसूरत, उम्र में 30 से 35 साल रही होगी। वो मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो और कहाँ से हो, तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। मैंने उसे अपना नाम मनीष बताया और अपना पूरा बायोडाटा एक सांस में उसे बता दिया और उसे ये भी बताया कि हमारे पास कोई भी काम नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ रहने में परेशानी आ रही है। मेरी बात सुनकर वो धीरे से मुस्कुराई और मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा गुजारा किस तरह चल रहा है। ये सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उससे कहा कि पापा की नौकरी तो पहले ही जा चुकी है और मैं यहाँ काम ढूंढते थक चुका हूँ, लेकिन कोई भी मुझे काम पर रखना नहीं चाहता। उस औरत ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई काम मिल जाए तो तुम क्या वो काम करोगे। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा क्यों नहीं, अगर कोई काम होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि किसी तरह यहाँ पर मुझे काम मिल जाए और मैं 6 महीने तक पापा की जिम्मेदारी संभाल लूँ। उसके बाद वो अपनी जॉब पर वापस जा सके और हमारा घर वापस अपने रूटीन पर सेट हो जाए। मेरी बात सुनकर वो भी खुश हो गई और मुझसे कहने लगी कि तुम मुझे बहुत पसंद आए। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी लड़के की तलाश थी जो कि मेहनती हो और कोई भी काम करने को राज़ी हो, यहाँ तक कि अपने घर वालों की खातिर अपनी जान तक देने के लिए राज़ी हो। मैंने हैरानी से उससे पूछा कि आपके पास मेरे लिए कोई काम है। उसने कहा कि हाँ मेरे पास है, बल्कि तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा काम है जिसे करके तुम्हें खुशी भी होगी और तुम्हें बहुत पैसे भी मिलेंगे। सच बता रही हूँ, तुम बहुत मज़ा करोगे। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया। आखिर मैं एक छोटा सा बच्चा ही तो था। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरा मांगा हुआ कोई खिलौना मुझे मिल गया। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती थी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप काम बता दीजिए, मैं अपने पापा से बात कर लूँगा। कहने लगी कि तुम्हें रोज़ सुबह से शाम तक मेरी कोठी पर आना होगा। 1 हफ्ते में मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी और उसके बाद तुम्हें काम बता दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें पूरे हफ्ते का पैसा दिया जाएगा। उसने मुझे अपनी कोठी का पता समझा दिया और कहने लगी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अगर तुम मेरे घर आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वो बहुत अच्छे से मुस्कुराकर कहने लगी। मैंने उससे कहा कि आप मुझे काम तो बताइए, तो मुस्कुराकर कहने लगी, मनीष बेटा इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तुम आ तो जाओ। मैं उससे कोई और सवाल पूछता तभी मेरे पापा ने मुझे आवाज़ दे दी। उनके चेहरे पर तकलीफ़ साफ नज़र आ रही थी।
शायद उनसे बैठा नहीं जा रहा था। मैं फ़ौरन पापा को लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में पापा ने पूछा कि वो पहाड़ी औरत कौन थी और तुमसे क्या बात कर रही थी। मैंने पापा को बता दिया कि वो औरत मुझे अपनी कोठी पर बुलाकर काम करवाना चाहती है। शायद उसे घर का कोई काम हो या फिर मुझसे कोई सामान मंगवाना हो, वरना भला छोटे से बच्चे से औरत को क्या काम होगा। मेरी बात सुनते ही पापा ने साफ मना कर दिया और कहा कि अभी तुम सिर्फ 14 साल के हो, अभी तुम बच्चे हो, तुम यहाँ घूमने के लिए मेरे पास आए थे। मैं तुझे किसी काम पर नहीं जाने दूंगा। पहाड़ी औरत कौन है और ऐसे में किसी अनजान के घर तुम्हें कैसे भेज दूं? पता नहीं वो औरत तुमसे कितना काम करवाएगी। पर मैंने पापा से कहा, पापा बस 6 महीने की ही तो बात है। एक बार जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप अपनी कंपनी को वापस से ज्वाइन कर लेंगे और मैं वापस से आपकी सेवा करके अपने घर चला जाऊंगा और अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाऊंगा। लेकिन तब तक तो घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा और वो औरत मुझे अच्छे अच्छे पैसे देने को तैयार है, तो फिर मुझे काम करने में क्या परेशानी होगी भला। पापा की आंखें भीग गई। वो कहने लगे कि मेरा छोटा बेटा कितनी जल्दी बड़ा हो गया कि मुझे समझाने लगा है। मैंने पापा से कहा कि एक बार उस औरत के घर जाकर तो देखता हूँ। एक दिन जाऊँगा, अगर मुझे काम समझ में नहीं आया तो वापस आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात सुनकर और घर की परेशानी को देखकर पापा मान गए और मुझसे कहने लगे कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो उसी वक्त वापस आ जाना। और ये बातें करते हुए हम अपने घर आ गए। रात भर मैं यही सोचकर खुश होता रहा कि मैं काफ़ी किस्मत वाला हूँ जो मुझे ये काम मिल गया, वरना तो मैं थक चुका था, हार मानकर घर वापस जाने की सोच चुका था। लेकिन मेरे दिल में थोड़ा सा डर भी था। मैं ये भी सोच रहा था कि न जाने उसकी कोठी कितनी बड़ी होगी, क्या मुझे उसकी पूरी कोठी की सफाई करनी होगी। यही सब सोच अचानक से मेरी आंखें बंद हो गई और मैं सो गया। अगली सुबह सवेरे उठ गया था और पापा के सारे काम करके उस औरत की कोठी पर जाने के लिए निकल गया। उस औरत की कोठी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए पापा ने वहाँ भेजने की हामी भर ली थी। साथ में पापा को यकीन दिलाया कि कोई भी परेशानी हो तो मैं सीधा घर आ जाऊँगा। उस औरत की कोठी पर पहुँचकर मैंने चौकीदार से कहा कि मुझे तुम्हारी मालकिन ने बुलाया है। उसने सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगा कि तुम रहोगे मैडम के पास। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, साथ ही वो बड़ी अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहा था। उसके बाद उसने टेलीफोन के जरिए एक नौकरानी को बाहर बुलाया और मुस्कुराकर उसने कहा, ये बच्चा है, मैडम के साथ रहेगा। मालकिन एक से एक खूबसूरत लड़का ढूंढ कर लाती है, उनकी भी दाद देनी पड़ेगी। इस तरह की बातों को सुनकर मैं हैरान हो गया। भला काम करवाने के लिए किसी को खूबसूरत होने की क्या ज़रूरत है? मैडम को तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए था। मुझे लगा शायद ये चौकीदार कुछ पागल सा है। नौकरानी चौकीदार की बात सुनकर हंसी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कोठी के अंदर ले गई। कोठी बहुत बड़ी थी और बहुत ही खूबसूरत भी। वहाँ तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे सोने के किसी महल में आ गया हूँ। मैं अंदर जाकर खूबसूरत सोफे पर बैठा। मेरे सामने लीची का जूस रखा गया, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कोई खास मेहमान हूँ। थोड़ी ही देर में मैडम भी वहाँ आ गई। मैं उस पहाड़ी औरत को देखकर हैरान रह गया। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लग रहा था जैसे मैं किसी फिल्म की हीरोइन को देख रहा हूँ। नाइट सूट में बहुत सारा मेकअप लगाए वो मेरे सामने बैठी हुई थी। हालांकि मेरी उम्र इतनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे बहुत ही हसीन लग रही थी। मैंने अपनी नज़र शर्म से नीचे कर ली। जो भी था वो मेरी मालकिन थी और मुझे उसके यहाँ काम करना था। मैंने जूस पी लिया तो मैडम ने मुझसे कहा कि तुम थोड़ी देर कमरे पर जाकर आराम कर लो। उस औरत की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया था, आराम करने के लिए नहीं, और ना ही कोई इतनी दूर से आया था कि मुझे आराम करने की ज़रूरत पड़े। मैंने फ़ौरन कहा कि मैडम मैं बिल्कुल तरोताज़ा हूँ, आप मुझे काम बताइए, मैं बड़ी मेहनत से आपका काम करूँगा। मेरी बात सुनकर वो पहाड़ी औरत अपने खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराई और बोली, काम तो तुम्हें ईमानदारी से ही करना होगा, इसी बात के तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन अभी तुम जाकर आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है। अभी एक और नौकरानी आई और वो मुझे लेकर खूबसूरत कमरे में चली गई। कमरा इतना बड़ा और शानदार था कि मैं कुछ देर कमरे को ही तकता रहा। कमरा बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। जब से मैं यहाँ पर आया था, पापा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान था। ना तो मैं ठीक से कुछ खा पाया था और ना ही ठीक से कुछ देख पाया था।
इस कमरे में आकर जब मैं सुकून से बिस्तर पर बैठा तो सामने लगे शीशे में मैंने अपनी शक्ल देखी। मैं तो वाकई बहुत खूबसूरत था। वो चौकीदार बिल्कुल सही कह रहा था, खूबसूरत तो मैं हूँ ही। मैं अपनी माँ की तरह दूधिया रंग, तीखे नैन नक्श और नीली आंखें। मैं दूसरे बच्चों से बहुत अलग था। अपने गांव में भी मेरी आंखों के बड़े चर्चे थे। हर कोई कहता था कि ये बच्चा तो ऐसा लगता है कि किसी अमीर घर के पैदा होता। यहाँ कहाँ कीचड़ में कमल खिल गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वो पहाड़ी औरत एक खूबसूरत लड़की को लेकर मेरे पास आई। मैं उसे देखकर तुरंत उठकर बैठ गया। मैडम ने उस लड़की से मुझे मिलवाया। उसका नाम सुनीता था। मैडम कहने लगी कि ये तुम्हें आज से उठने बैठने, रहने सहने का तौर तरीका सिखाएगी। इस देश में कैसे रहा जाता है, कैसे बात की जाती है, और तुम्हें यहाँ की थोड़ी सी ज़बान भी सिखा दी जाएगी। मैडम की ये बात तो मुझे बहुत अजीब लगी। आखिर मुझे घर के काम करने के लिए पहाड़ी तौर तरीके सीखने की क्या ज़रूरत थी, और उठने बैठने के तरीके तो मुझे पहले से ही मालूम थे। फिर मैडम सुनीता नाम की लड़की को मेरे पीछे क्यों लगा रही थी? तभी वो कहने लगी कि 1 हफ्ते तुम्हें ये सब सीखना है और उसके बाद तुम मेरे काम के बन जाओगे। ये पूरा 1 हफ्ता तुम्हें सुनीता के साथ ही बिताना है। वो तुम्हें छोटी सी छोटी बात सिखाएगी। मैडम मुझे सुनीता के हवाले करके कमरे से चली गई। बहुत ही खूबसूरत औरत थी और बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे हर चीज़ सिखा रही थी। यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसा बैठना चाहिए, कैसी बात करनी चाहिए और अपने आप को खूबसूरत कैसे बनाना चाहिए। हालांकि एक बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक नौकर को इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग देने की क्या ज़रूरत थी। पहले दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो पापा मेरी फिक्र में बहुत परेशान हो रहे थे। मुझे देखते ही कहने लगे कि आज मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। बताओ तो ज़रा, पहले तुमने क्या क्या काम किया? उस औरत ने तुमसे बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं कराई? मैंने पापा को बताया कि मुझे सिर्फ उठने बैठने के पहाड़ी ज़िंदगी जीने के तरीके सिखाए गए। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुरा दिए। पापा को मुस्कुराता हुआ देखकर मैं हैरान हो गया और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों पापा? वे कहने लगे कि पहाड़ी लोग बहुत अजीब होते हैं। एक बिल्ली भी पालते हैं तो उसकी नस्ल देखते हैं। फिर तुमको बिना कुछ सिखाए कैसे अपने घर काम पर रख लेते? यकीनन तुम्हें पहले अपने तौर तरीका सिखाएंगे ताकि तुम उनकी कोठी में ढंग से रह सको। चलो अच्छा है, इस तरह तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे ये जानकर बड़ा सुकून मिला कि तुम पर काम का कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है। मनीष बेटा, बहुत दिल लगाकर और मेहनत से सब कुछ सीखना। जब मैं सही हो जाऊंगा और वापस अपनी नौकरी पर जाऊंगा तब तुम्हें वापस घर भेज दूंगा और तुम्हें अच्छी तरीके से सीख कर अपनी ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा होगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना इतने दिन रह नहीं पाएगी। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ही घर वापस भेज दूँ। पापा ठीक ही तो कह रहे थे। मेरे बिना मम्मी कैसे दिन गुजार रही होगी। इसके बाद तो ये रूटीन बन गया। मैं रोज़ सुबह मालकिन के कोठी पर जाता। मुझे वहाँ पर अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं, अच्छे से अच्छा खाना दिया जाता, मेरे बालों को बहुत खूबसूरत स्टाइल से बनाया जाता, मुझे हर तरह की चीज़ें मुहैया कराई जाती। 4 दिन में ही मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था। मैं खुद को शीशे में देखकर पहचान ही नहीं पा रहा था। मैं वही 14 साल का मनीष हूँ। यहाँ का खाना पीना मेरी सेहत को बहुत लग रहा था। मुझ पर घूमने फिरने पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। जहाँ मर्जी वहाँ जाता, जैसे मर्जी वैसे रहता। ऐसा लगता जैसे कि मैं मालकिन का बेटा हूँ। अब तक मैंने यहाँ किसी काम को हाथ भी नहीं लगाया था। लेकिन एक बात बड़ी अजीब लग रही थी। मैंने कभी भी उसके पति को नहीं देखा था, जबकि तो उनके बच्चे भी नहीं थे, लेकिन उनके पति के साथ उनकी फ़ोटो लगी हुई थी। मैंने एक बार नौकरानी से पूछा कि मैडम के पति कहाँ हैं, तो उसने इतना ही बताया कि हमारे साहब तो काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहते हैं। उनका बहुत बड़ा कारोबार है, बस वो रात को ही घर पर आते हैं। मैं देखता कि वो पहाड़ी औरत तैयार होकर पूरे घर में टहलती रहती या फिर शॉपिंग के लिए बाहर निकल जाती। जब से मैंने सुनीता से तौर तरीके सीखे थे, मैडम मुझे भी अपने साथ मार्केट ले जाती। मैं अपनी नौकरी पर बहुत हैरान था। मैंने अपने पापा को अपनी नौकरी के बारे में बताया कि वहाँ पर मैं पूरा दिन कैसे गुजारता हूँ। पापा कहने लगे कि तुम्हारी मालकिन की शायद कोई औलाद नहीं है, इसलिए वो तुम्हें अपने बेटे की तरह पाल रही है, लेकिन शायद यह बात बताना नहीं चाहती। मैडम ने तो मुझे यही बताया था कि 1 हफ्ते तक सुनीता मुझे ट्रेनिंग देगी, फिर मेरा काम शुरू होगा और मुझे बस अब उसी दिन का इंतज़ार था कि आखिर मुझे पता तो चले कि मेरा काम क्या है। अभी तो मैं अपने नए नए कपड़े पर महंगी महंगी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। पापा की तबीयत भी अब पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन इतनी भी नहीं सुधरी थी कि वो नौकरी पर जा सके। इधर मेरी नौकरी लग गई थी तो मेरे पापा की टेंशन भी कुछ कम हो गई थी।
हालांकि हमने अभी तक अपने घर पर पापा के एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था और ना ही मेरी नौकरी के बारे में। पापा मम्मी को फ़ोन करते और उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताते। वहीं दूसरी तरफ उस पहाड़ी औरत के घर में मैं बड़े मज़े कर रहा था। उस दिन चौकीदार मुझे देखकर बहुत अजीब हंसने लगा और कहने लगा कि आज से तुम्हारा काम शुरू होने ही वाला है। मैं भी इस बात पर बहुत खुश था कि आज मुझे काम करने को मिलेगा। मैं कोठी के अंदर दाखिल हुआ तो सुनीता मुझे कहीं नज़र नहीं आई। दूसरी एक नौकरानी मुझे कहने लगी कि आज आपको सीधे मैडम के कमरे में जाना है। मैं जब यहाँ से आया था एक बार भी मैडम के कमरे में नहीं गया था। मैडम का कमरा हमेशा लॉक रहता था। मैं जैसे ही मैडम के कमरे में दाखिल हुआ तो देखकर हैरान रह गया। मैडम का कमरा तो आज पूरी तरह से सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का होता है। मैडम ने मुझे हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बिठाया और नोटों की गड्डियाँ मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहने लगी, ये तुम्हारे इस हफ्ते की तनख्वाह है। आज का पूरा एक दिन तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में ही गुजारना होगा और आने वाले एक हफ्ते तुम इसी तरह जीना जितना तुमने इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी का मज़ा लिया है। मैडम की ये बात मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आई। मैंने मैडम से कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। लेकिन उसके बाद उस पहाड़ी औरत ने जो कुछ मुझसे कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। आखिर ये मुमकिन ही कैसे था? मैं उस पहाड़ी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? मैं अभी 14 साल का छोटा सा बच्चा था और जिस चीज़ की ख्वाहिश मेरी मैडम कर रही थी वो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था। हालांकि मेरा नन्हा सा दिल उनकी अदाओं से और इस कमरे की मादक खुशबू से पिघलता जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा और उनसे कहा कि मैं ये सब काम नहीं कर सकता। तो वो मुझसे कहने लगी कि मैंने पूरा एक हफ्ता तुम्हें हर तरह की आज़ादी दी है, तुम्हें तौर तरीके सिखाए, अपने काबिल बनाया। अब तुम इस काम से मना नहीं कर सकते हो। पैसे तुम्हें काम के लिए दिए गए हैं। इससे पहले तो तुमने कोई भी काम नहीं किया। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है। अब तुम एंड मौके पर मुझे इनकार न करो, मेरी हसरतें अधूरी रह जाएगी। वो कहने लगी कि हम औरतों की ज़िंदगी बहुत अजीब होती है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी ज़िंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन कोई हमसे ये नहीं पूछता कि हमारे दिल पर क्या गुजरती है। मेरे पति को ऐश करने की आदत हो गई है और वो अलग अलग शहर में अलग अलग औरतों से मिल सकता है और इस दौरान वो मुझे वक्त देना ही भूल गया है। उसे तो ये भी याद नहीं कि मैं जवान और खूबसूरत हूँ और मेरे भी कुछ अरमान हैं, लेकिन उसकी दिलचस्पी तो मुझसे ज़्यादा बाजारू औरतों में है जिनको वो गलत तरीके से अपने साथ रखता है। इसलिए मैं भी हफ्ते में एक दिन छोटे लड़कों के साथ गुजारती हूँ और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करती हूँ। इस तरह न तो मुझे प्रेग्नेंट होने का डर रहता है, ना ही किसी को मेरे ऊपर शक होता है। मैं जानती हूँ कि ये तरीका गलत है, लेकिन मेरा पति भी तो मुझे धोखा दे रहा है, तो मैं उसे धोखा क्यों न दूँ? मैं बदले की आग में जलती रहती हूँ। हफ्ते के आखिर में मैं अपने अंदर की आग इसी तरह ठंडा करती हूँ। एक छोटा लड़का अपने बिस्तर पर पूरे दिन रखती हूँ, लेकिन जितने लड़कों का इस्तेमाल मैंने आज तक किया है, कोई भी तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं था। पर मेरा दिल अब तुम पर आ चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। तुम्हारी ज़रूरत इस वक्त पैसा है और मेरी ज़रूरत तुम हो। मैं तुम्हें ये पैसे दूंगी जिससे तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा करोगे, लेकिन इसके बदले में मेरी हर ज़रूरत को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी भर अपने साथ रख लूँगी और तुम्हारे बाप को कभी भी नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही तुम्हें वापस घर जाना पड़ेगा। अपने बाप को अपने घर वापस भेज देना और हमेशा के लिए तुम यहाँ रह जाना। मैं छोटा था लेकिन बदअक्ल नहीं था। मैडम की एक एक बात मेरी समझ में आ रही थी और मेरे दिमाग में मेरी माँ की तबीयत चल रही थी। मैंने वो सारे पैसे मैडम के हाथ में पकड़ा दिए और साफ शब्दों में कहा कि मुझे हराम के इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं पाप के इस रास्ते पर चलकर पैसा कमाने नहीं चाहता। मैडम मुझे रोकती रह गई, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। पैसे की चमक भी मुझे रोक नहीं पाई और उनकी खूबसूरत जवानी भी, कुछ भी मुझे रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरी माँ की परवरिश मेरे लिए बहुत अहम थी। जो कुछ भी मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बेटा हमेशा सीधे रास्ते पर चलना, कुछ करने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल मत करना। मैं भागता हुआ उस कोठी से बाहर निकला और वापस गिरता पड़ता अपने पापा के पास आ गया। मैंने अपने पापा से कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है। ये लोग बहुत जालिम हैं। हम वापस अपने देश चलते हैं। एक रोटी खाएंगे लेकिन इज्जत से जिएंगे।
आपकी थोड़ी सी बीमारी पर कंपनी वालों ने आपको बाहर निकाल दिया, जबकि सालों से उनके पास नौकरी कर रहे थे आप। उन्होंने इस बात का भी लिहाज नहीं किया और मुझे उस औरत ने धोखे से अपने घर बुलाया, जो कि अपने जिस्म की भूख मुझसे मिटाना चाहती थी। चौकीदार का मुस्कुराता चेहरा मुझे आज समझ आ रहा था। मैं अपने पापा के साथ वापसी का टिकट ले चुका था और अब आने वाली मुश्किलों को सोच रहा था। मेरी ज़िंदगी मुश्किलों भरी ज़रूर थी, लेकिन पाप से भरी हुई नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ज़िंदगी देना इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि भगवान के हाथ में है। लेकिन ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, ये हमारे हाथ में है। और मुझे यकीन था कि ऊपर वाले ने मेरे लिए कोई न कोई इंतज़ाम कर रखा होगा। दोस्तों, पहले के लोग और थे, लेकिन आज के लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। दौलत ने उन्हें अपनी इज्जत से भी भटका रखा है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितना गलत कर रहे हैं। याद रखिए, आपको गलत काम करने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन फ़ैसला आपको ही करना होगा। जब तक आप सही रास्ते पर रहेंगे, आपके साथ गलत नहीं होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।